अनन्या आधे घंटे से लगातार रो रही थी। अरशद की लाख कोशिशों के बाद भी जब वो चुप नहीं हुई तो अरशद ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। अनन्या अभी 7 साल की थी। उसे तो किस का मतलब भी नहीं पता था। वो आंखें फाड़कर अरशद को देख रही थी। अरशद की पलकें झुकी हुई थी। जब वो अनन्या से अलग हुआ तो उसने खांसते हुए वहां का माहौल ठीक करते हुए कहा, तुम ठीक हो क्या? ये कहते हुए अरशद उससे नजरें चुरा रहा था। जवाब ना मिलने पर उसने अनन्या की तरफ देखा और पाया वो गुस्से से उसे घूर रही थी। गुस्से में वो और भी ज्यादा क्यूट और सुंदर लग रही थी। अरशद के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, चलो अब मुझे देखना बंद करो और पढ़ाई करो। अनन्या ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। अरशद ने पूछा, हैं, क्यों नहीं पढ़ना? अनन्या कुछ नहीं बोली और अपनी कॉपी को थैले में वापस रखने लगी। उसे ऐसा करते देख अरशद ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोबारा से पूछा, पहले तुम बताओ तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना, तभी मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम ना गंदे लड़के हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना है, और बेड से उतर गई। उसने अपना थैला लिया और दरवाजे के पास जाकर कुंडी की तरफ देखने लगी। कुंडी दरवाजे की ऊपरी सतह पर थी। अनन्या अभी बहुत छोटी थी, इसलिए उसने 2-3 बार जंप किया, फिर भी वो कुंडी को छू नहीं पाई। अरशद उसी को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि अनन्या को देखकर वो एक सुकून, एक खुशी महसूस कर रहा था। तभी अनन्या ने कहा, इसे खोलो ना। और अरशद ने जानबूझकर उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। अनन्या उसके पास आई और उसके हाथों को हिलाते हुए बोली, दरवाजा खोलो ना। तो अरशद बोला, अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो क्या कल तुम फिर से पढ़ने आओगी? इस पर अनन्या ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हारे पास पढ़ने नहीं आऊंगी। ये सुनकर अरशद थोड़ा सीरियस हो गया। वो अनन्या की ओर करीब जाते हुए बोला, सोच लो, अगर तुम मेरे पास पढ़ने आओगी तो मैं तुम्हें रोज एक चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर अनन्या सोच में पड़ गई। कुछ सेकंड्स बाद उसने कहा, मुझे तुम्हारा खाना भी खाना है, वो बहुत टेस्टी था, क्या तुम मुझे वो भी खिलाओगे? ये सुनकर अरशद मुस्कुराने लगा और उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनन्या खुश होकर बेड पर बैठ गई। उसने अपनी कॉपी और पेन थैले से निकाल लिया। इसी तरह से 4 दिन बीत गए। अरशद ने अनन्या को किस वाली बात दूसरों को बताने से मना कर दिया था। अनन्या 1 बजे से पहले ही वहां आ जाती। उसे डर था कि अगर वो लेट हो गई तो अरशद अकेले ही सारा टेस्टी खाना और चॉकलेट खा जाएगा। एक दिन पहले ही सिंघानिया फैमिली छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड चली गई। इस बीच अरशद की मां उससे मिलने आई और उसे अपने साथ चलने को कहा, मगर अरशद ने उन्हें साफ शब्दों में मना कर दिया। 2 दिन और बीत गए। आज सुबह से ही अरशद के सिर में दर्द था। उसने लंच भी नहीं किया। वो बेड पर लेटा था तो वहीं अनन्या अकेले उसका लंच खा रही थी। उसे अरशद से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपने टेस्टी खाने और अपने चॉकलेट से मतलब था। तभी अचानक से अरशद उठा और वहां से जाने लगा कि तभी अनन्या ने उससे पूछा, तुम कहां जा रहे हो? जवाब में अरशद ने कहा, तुम खाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं, और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अनन्या भी चेयर से उतर गई। उसने चॉकलेट लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगी। कुछ ही पल में अरशद को अपने पीछे से एक लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई दी और तभी उसके चलते कदम रुक गए। उसने पीछे देखा तो अनन्या जमीन पर गिरी हुई थी। अरशद भागकर उसके पास गया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, है पागल लड़की, जब मैंने तुम्हें कमरे में रहने को बोला था तो तुम यहां क्यों आई? डांटते हुए उसने अनन्या को उठाया और देखा कि अनन्या के घुटने पर चोट लग गई थी। वो उसे डांटना चाहता था, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखते हुए वो चुप ही रहा। उसने अनन्या को अपनी पीठ पर बिठा लिया और पैलेस की तरफ जाने लगा। अनन्या जब से थोड़ी बड़ी हुई थी, उसे सर्वेंट क्वार्टर से बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला था। वो आंखों में चमक लिए सब कुछ देख रही थी। वहीं सारे सर्वेंट गुस्सैल अरशद की पीठ पर अनन्या को देखकर हैरान हो गए थे। अनन्या की मां ने भी ये देख लिया था। बाकियों की तरह वो भी हैरान थी कि तभी उनके साथ काम कर रही दूसरी औरत ने उससे कहा, संगीता, ये अनन्या है ना? ये लग तो ही तेरी बेटी रही है, लेकिन ये अरशद बाबा के साथ, वो भी उनकी पीठ पर। इसका अंजाम जानती है तू? अगर बड़े मालिक को पता चला ना तो वो तुझे और तेरी बेटी को धक्के मारकर यहां से निकाल देंगे। इससे पहले बात बिगड़ जाए, अपनी बेटी को बोल कि वो अरशद बाबा से दूर रहे। संगीता जी उस औरत की बात समझ रही थी, लेकिन वो चुप रही। इस वक्त उनका ध्यान अपनी बेटी के खिलखिलाते चेहरे पर था, क्योंकि सर्वेंट क्वार्टर से अरशद के पास अनन्या की चोट के लिए कोई इलाज नहीं था। इसलिए वो उसे महल के अंदर अपने कमरे में ले गया। उसने सबसे पहले अनन्या के घुटने पर बैंडेज लगाया और उसके बाद उसे एक पेन किलर की टैबलेट दी। अरशद का कमरा बहुत प्यारा था। सभी चीजें बड़े ही सलीके से अपनी जगह रखी हुई थी। अनन्या ने पूछा, पर अरशद ने कोई जवाब नहीं दिया। कितना सुंदर कमरा है, ये किसका कमरा है? लेकिन इस वक्त अरशद कुछ ढूंढ रहा था, शायद कुछ इंपॉर्टेंट, पर उसे वो मिल नहीं रहा था।
वहीं अनन्या उसके पीछे पीछे चल रही थी और बार बार एक ही बात बोल रही थी। तुम क्या ढूंढ रहे हो? ये कमरा किसका है? हम वापस कब जाएंगे? अरसद उसके सवालों से परेशान हो गया था। उसने अनन्या को उठाकर बेड पर बिठाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? और जब तक मैं नहीं कहता तब तक बेड से नीचे पैर भी नहीं रखोगे, समझी? यह कहकर उसने एक डिब्बा खोलकर अनन्या के सामने रख दिया। अपने सामने काजू बादाम से भरे डिब्बे को देखकर अनन्या खुश होते हुए बोली, क्या ये मेरे लिए है? तो अरसद थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, नहीं, मेरे लिए है। तो अनन्या मायूस होते हुए बोली, फिर तुमने इसे मुझे क्यों दिया? इस पर अरसद ने कहा, अरे मेरे सवालों की पुड़िया, ये सब तुम्हारे लिए है। ये सुन अनन्या खुश हो गई, पर वो अरसद की बातों का जवाब देना नहीं भूली। मैं कोई सवालों की पुड़िया नहीं हूं, मैं तो प्यारी सी गुड़िया हूं। इतना बोलकर वो खाने लगी। अरसद ने उसे देखा और फिर अपने काम में लग गया। करीब 10 मिनट बाद उसे एक ब्लैक बॉक्स मिला जिसमें बहुत सारा मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव्स थीं। अरसद ने उसे अथर्व से छिपा कर रखा था। उसने बेड की तरफ देखा। अनन्या बॉक्स को पकड़े हुई सो गई थी। उसने बॉक्स लिया और उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया और खुद अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया। सर्वेंट की आवाज से अरसद का ध्यान काम से हटा। उसने टाइम देखा तो शाम के 5 बज चुके थे। तभी अरसद ने सर्वेंट से कहा, सुनो, एक चॉकलेट का बॉक्स लेकर आओ, और खुद अनन्या को उठाने लगा। उसने चॉकलेट बॉक्स अनन्या को दिया, जिसे पाकर अनन्या बहुत खुश हो गई। वो दोनों वापस सर्वेंट क्वार्टर चले गए। दिन ऐसे ही बीतने लगे। अब अरसद अनन्या को रात में भी पढ़ाने लगा था। अनन्या बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीख रही थी। 15 दिन बीत गए। सिंघानिया फैमिली ट्रिप से वापस आ गई। मीनाक्षी जी अरसद से मिलने सर्वेंट क्वार्टर में जाने लगी। तभी रघुवेंद्र जी ने यह कहकर रोक लिया, अरसद बहुत बिगड़ चुका है। अगर तुम इसे और बिगाड़ना नहीं चाहती हो तो उसे कुछ दिन और अकेले रहने दो। मीनाक्षी जी का तो मन नहीं मान रहा था, मगर अरसद का जिद्दी और रूखा बिहेवियर याद करते हुए उन्होंने अपने मन को वहां ना जाने के लिए मना लिया। 10 दिन और बीत गए। छुट्टियां भी खत्म होने को थीं। वहीं अब अनन्या के पास थैला नहीं, एक क्यूट सी डॉल के प्रिंट का बैग था जो कुछ दिन पहले ही अरसद ने उसे दिया था। अनन्या अपनी पीठ पर बैग लिए अरसद के कमरे से बाहर आई। दरवाजे के सामने ही उसे एक प्यारी सी डॉल दिखी। वो भागते हुए उसके पास गई और डॉल को उठाकर उसके ऊपर लगी मिट्टी को साफ करने लगी कि तभी एक लड़की ने उससे वो डॉल छीन लिया। उसके अचानक से ऐसा करने पर अनन्या को धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। तभी एक गुस्से भरी आवाज ने नाम लिया, निया। वो लड़की जिसके पास गुड़िया थी वो आवाज सुनते ही डर गई। अरसद अनन्या के पास आया और उसकी चिंता करते हुए उससे बोला, अन्या तुम ठीक हो? अनन्या ने खुद को ठीक करते हुए हाँ कहा और खड़ी हो गई। अरसद अब उसे अन्या कहकर ही बुलाने लगा था। अरसद ने गुस्से से सामने खड़ी लड़की को देखते हुए दांत पीसते हुए बोला, निया तुमने अन्या को धक्का क्यों दिया? उसे चोट लग जाती तो? इस पर निया ने कहा, भाई मैंने इसे धक्का नहीं दिया, मैंने देखा ये मेरी डॉल चुरा कर ले जा रही थी, मैंने तो बस इससे अपनी डॉल वापस ली है, ये खुद ही जानबूझकर नीचे गिर गई। निया अरसद की छोटी बहन थी। उसकी उम्र भी अनन्या की जितनी ही थी। जहां अनन्या दुबली पतली थी वहीं निया एक हेल्दी चाइल्ड थी। उसकी बात सुनकर अरसद ने अनन्या से पूछा, अन्या? इतने में ही अनन्या बोल पड़ी, मैंने इसकी डॉल नहीं चुराई, वो तो वहां धूप में रखी हुई थी और उस पर मिट्टी लग गई थी तो मैंने बस उस पर से मिट्टी साफ की। ये सुनकर अरसद ने निया से पूछा, तुमने वो डॉल नीचे क्यों रखी थी और तुम यहां किसके साथ आई हो? तभी इन सब के बीच वहां एक और आवाज आई, मेरे साथ। ये अथर्व था। उसे देखते ही अरसद को गुस्सा आने लगा। अथर्व ने अरसद के बगल में खड़ी अनन्या को देखा और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारे स्टैंडर्ड तो काफी नीचे गिर चुके हैं यार, लगता है सर्वेंट क्वार्टर में रहते रहते तुम खुद को भी उनमें से एक समझने लगे हो। इस पर अरसद ने कहा, मैं क्या हूं, कौन हूं, मेरा स्टैंडर्ड कितना उठा है और कितना नीचे गिरा है, ये बताने की बजाय तुम अपने आप को देखो। निहायत ही बेशरम और गिरे हुए लगते हो। हर बार पीटने के बाद भी मुंह उठाकर चले आते हो। माइंड योर लैंग्वेज अरसद, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। कहते हुए अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वहीं अरसद उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, बड़ा भाई? रियली? इतना बोल अरसद थोड़ा सीरियस हो गया और आगे बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? ऑफ कोर्स मुझसे मिलने तो आए नहीं होगे, तो जो करने आए हो वो करो और चुपचाप यहां से चलते बनो। अरसद अथर्व से बहस करने के मूड में नहीं था। अपनी बात कहने के बाद उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। पीछे से अथर्व ने कहा, डैड ने तुम्हें पैलेस वापस आने को बोला है। अरसद ने यह सुना और उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे चलता रहा। अथर्व ने अपने आसपास देखा, वहां बहुत सारे सर्वेंट्स मौजूद थे। अथर्व को काफी एम्बैरेसिंग महसूस हुआ। उसने गुस्से से अरसद को देखा। अब बात उसके ईगो पर आ गई थी। अरसद उसे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता था, वो भी सर्वेंट क्वार्टर के सभी सर्वेंट्स के सामने।
आगे बढ़ते हुए उसने पीछे से कसकर अरसद का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक जोरदार मुक्का अरसद के चेहरे पर जड़ दिया और एक जोरदार चीख सबके कानों में पड़ी। ये अनन्या की चीख थी। अरसद अनन्या का हाथ पकड़कर चल रहा था। अथर्व के अचानक से उस पर अटैक करने से वो ना तो खुद को संभाल पाया और ना ही अनन्या को। अनन्या उससे कुछ दूर जा गिरी थी। इस वक्त उसके दिमाग में बस अनन्या थी। उसने अनन्या को उठाया। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन अनन्या का हाथ उसके सिर पर नहीं बल्कि उसके गले पर था। ऐसा लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अथर्व भी ये देखकर काफी डर गया था। वो अरसद के पास जाते हुए बोला, जल्दी करो, उसे डॉक्टर अंकल के पास ले चलो। अरसद ने अथर्व की आवाज सुनी। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो सब कुछ भूल गया और अथर्व पर टूट पड़ा। आखिर क्या करेगा अरसद अब अथर्व के साथ, और अनन्या क्या बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।